नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। मोटे तौर पर किसी भी मुल्क के सामने दो तरह की चुनौतियां होती हैं। एक बाहरी यानी दुश्मनों से सरहद की हिफाजत, दूसरी अंदरूनी मतलब मुल्क की भीतरी समस्याओं से निपटने की। बाहरी चुनौतियों से निपटने के लिए एक मजबूत और अनुशासित सेना की जरूरत होती है। पूरी दुनिया में भारतीय फौज एक ऐसे रोल मॉडल की तरह है जो युद्ध में दुश्मनों के लिए काल और आपदा में लोगों की मदद करने वाला देवदूत बन जाता है। भारतीय सेना राजनीति से दूर रहते हुए लोकतंत्र को मजबूत और गणतंत्र को बुलंद बनाने में बिना किसी शोर शराबे और पूरी शिद्दत से जुटी रहती है। हमारी सेना ने कभी भी उस लक्ष्मण रेखा को पार करने की कोशिश नहीं की जो संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में खींची गई है। आज की किस्त में मैं आपको बताऊंगी कि हमारी सेना ने लोकतंत्र की मजबूती में किस तरह का योगदान किया है, किस तरह सेना मुल्क की सरहद की हिफाजत के लिए बड़े से बड़ा बलिदान देने के लिए तैयार रहती है और दुश्मनों से निपटने के बाद आगे का फैसला अपने राजनीतिक नेतृत्व पर छोड़ देती है। साथ ही ये भी बताऊंगी कि अगले 25 वर्षों में भारतीय सेना में किस तरह के बदलाव दिख सकते हैं। क्या इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स पूरी तरह से मेड इन इंडिया हथियारों पर निर्भर होगी और क्या तब तक हम हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएंगे? आज हम ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे सेना के शौर्य पथ में। पिछले 75 वर्षों में भारतीय फौज ने सियासत से दूर रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को जिस कड़े अनुशासन और धैर्य के साथ निभाया है वो पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल की तरह है। भारतीय फौज का जो ढांचा आज हमारे सामने है उसमें कुछ हद तक अंग्रेजी हुकूमत के दौर की छाप दिखती है। दिल्ली के बीचों बीच खड़ा इंडिया गेट प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए भारतीय शूरवीरों की याद में अंग्रेजों ने बनवाया था। पहला विश्व युद्ध खत्म होने के पहले तक सिर्फ 2 भारतीयों को ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कमीशन मिला था। साल 1917 तारीख 25 अगस्त, इसी दिन ब्रिटिश इंडियन आर्मी में नौकरी करने वाले 7 भारतीय सैनिकों को कमीशन रैंक दिया गया। ट्रेनिंग के लिए भारतीय अफसरों को इंग्लैंड की रॉयल मिलिट्री एकेडमी भेजा जाने लगा। इस तरह से अंग्रेजों की अगुवाई वाली फौज का इंडियनाइजेशन शुरू हुआ। साल 1942 में के.एम. करियप्पा लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। हमारी फौज को राजनीति से दूर रखने में करियप्पा की बड़ी भूमिका मानी जाती है। संभवतः सेना को राजनीति से दूर रखने के लिए ही उन्होंने आजाद हिंद फौज के सैनिकों को भारतीय सेना में लेने से मना कर दिया था। उनकी सोच थी कि अगर ऐसा हुआ तो सेना में राजनीति की एंट्री के लिए रास्ता बन जाएगा। आजादी के समय भारतीय फौज ने उन रियासतों और रजवाड़ों को जोड़ने में अहम भूमिका निभाई जो स्वतंत्र होने का ख्वाब देख रही थी। आज की तारीख में पूरी दुनिया इंडियन आर्मी का लोहा मानती है जो तेजी से मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ रही है। आज की तारीख में भारतीय सेना के तीनों अंगों के तरकश में एक से बढ़कर एक अत्याधुनिक हथियार भरे हुए हैं। आसमान में दुश्मनों के मंसूबों को नेस्तनाबूद करने के लिए राफेल, सुखोई और तेजस जैसे फाइटर जेट हैं, तो समंदर में दुश्मनों की कब्र बनाने के लिए आईएनएस विक्रमादित्य जैसा एयरक्राफ्ट कैरियर, आईएनएस अरिहंत और आईएनएस वागीर जैसी साइलेंट किलर सबमरीन है। वहीं जमीन पर दुश्मनों का सर्वनाश करने के लिए अर्जुन और T-90 भीष्म जैसे टैंक हैं। पृथ्वी और अग्नि जैसी मिसाइलें भारत की ताकत बढ़ा रही हैं। दिल्ली में खड़ा ये इंडिया गेट भारत के शूरवीरों के अदम्य शौर्य और बलिदान को नमन कर रहा है।
इसे अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के सम्मान में बनवाया। वहां से कुछ दूरी पर ही नेशनल वॉर मेमोरियल है, जो आजादी के बाद हुए युद्ध और बड़े ऑपरेशन में शहीद हुए शूरवीरों को नमन कर रहा है। भारतीय फौज के शूरवीर नामुमकिन को मुमकिन में बदलने का हुनर और हौसला रखते हैं। अपने लहू और बलिदान से हमेशा इतिहास बनाते रहे हैं। आजादी के समय भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी देश की 565 रियासतों को भारत संघ में विलय करवाने की। ज्यादातर रियासतें तो आसानी से भारत संघ में शामिल हो गईं, लेकिन कुछ आनाकानी कर रही थी। ऐसे में भारत के नक्शे पर दिख रही जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ रियासत को शामिल करवाने के लिए सेना की मदद लेनी पड़ी। आजादी के तुरंत बाद पाकिस्तानी हुक्मरानों ने पहली साजिश रची कश्मीर पर कब्जे की। इसी मकसद से 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी फौज ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया, वो भी कबायलियों के वेश में। लेकिन इंडियन आर्मी ने बहुत हद तक पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम कर दिया। सेना को आगे कर जूनागढ़ रियासत का विलय करवाया गया, तो हैदराबाद रियासत को ऑपरेशन पोलो के जरिए भारत से जोड़ा गया। इंडिपेंडेंस के बाद भारत के सामने दो बड़ी चुनौती थी। एक तो जो हम बोलते हैं एक्सटर्नल थ्रेट, बाहर से डेंजर, और एक इंटरनल चैलेंजेस जो अंदरूनी प्रॉब्लम्स हैं इंडिया की। इंडिपेंडेंस के एक महीने के बाद जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हमला हुआ था, जिसमें वो तकरीबन श्रीनगर तक पहुंच गए थे। पुंछ रजौरी का इलाका कब्जा कर लिया था, और उसी तरह लेह लद्दाख में कारगिल, द्रास वगैरह का इलाका पूरा उनके कब्जे में था। और भारतीय सेना ने तकरीबन 1 साल से ज़्यादा की लड़ाई में ये सब इलाके जो हैं वो पाकिस्तान आर्मी से वापस लिए। तो आप समझ सकते हैं कि एक स्टेट जम्मू एंड कश्मीर जो तकरीबन हमारे हाथ में नहीं होता अगर इंडियन आर्मी ने इस तरह का ऑपरेशन नहीं किया होता। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अच्छी तरह समझ चुके थे कि संसदीय लोकतंत्र की मजबूती के लिए सेना को सियासत से दूर रखना कितना जरूरी है। ऐसे में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे सेना के कमांडर इन चीफ पोस्ट को खत्म कर दिया गया। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को बराबर की अहमियत दी गई और तीनों के अलग अलग चीफ बनाए गए। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स चीफ के ऊपर रक्षा मंत्री को रखा गया। सेना के पूरे सिस्टम को लोगों द्वारा चुनी गई सरकार की कैबिनेट के दायरे में लाया गया। 15 जनवरी 1949 को पहली बार किसी भारतीय को सेना प्रमुख के पद पर पहुंचने का मौका मिला। वो थे जनरल करियप्पा। उत्तर पूर्व के राज्यों में चरमपंथी सिर उठा रहे थे। ऐसे में सेना के सामने भीतरी दुश्मनों से निपटने की भी चुनौती थी। इंडिपेंडेंस के कुछ ही साल बाद इंसर्जेंसीज हमारे नॉर्थ ईस्ट इलाकों में, नागालैंड में, मिजोरम में, उसके बाद मणिपुर में, ये सब इंसर्जेंसी शुरू हो गई थी। जो भी इंडियन आर्मी ने उस समय बहुत अच्छी तरह काम करके और इंसर्जेंसीज को रोक के रखा ताकि यहाँ पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। तो इस तरह से मैं बोलूँगा जो इनिशियल ईयर्स हैं आज़ादी के, उसमें जिस तरह से इंडियन आर्मी ने अपना रोल निभाया है वो इस देश को मजबूत और इकट्ठा रखने में उसका बहुत अहम रोल है इसमें। पंडित नेहरू को यकीन था कि भारत पर कोई पड़ोसी हमला नहीं करेगा। ऐसे में उन्होंने सेना को मजबूत करने की जगह कल कारखाने खोलने पर ज्यादा जोर दिया। लेकिन सेना सरकार को पास पड़ोस के खतरों से आगाह करती रही और सरहदों पर डटी रही। कभी राजनीति में दखल अंदाजी की कोशिश नहीं की। लेकिन 1962 में चीन ने पंचशील सिद्धांतों को किनारे रखते हुए भारत पर हमला किया तो इंडियन आर्मी के जवानों ने आखिरी सांस तक चाइनीज आर्मी का मुकाबला किया। 1962 की जंग के बाद भारत के राजनीतिक नेतृत्व ने सेना के आधुनिकीकरण पर जोर दिया। नतीजा ये रहा कि 3 साल बाद ही इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान की गलतफहमी और अहंकार को चूर चूर कर दिया और दुश्मन के कई अहम ठिकानों पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना इन युद्धों के एक्सपीरियंस के बाद दुनिया में मानी जाती है कि ये बहुत तजुर्बेकार फौज है और इन्होंने असल तरीके से जंग का एक्सपीरियंस इनमें है और 62 को छोड़ के बाकी हर चुनौती में, हर जंग में हमने
विजय प्राप्त की और हमने उस युद्ध में बहुत सराहनीय काम किया और हमारे देशवासी इसीलिए हिंदुस्तानी फौजों को, आर्म फोर्सेस को नंबर 1 दर्जे पे रखती हैं। भारतीय फौज कड़े अनुशासन में रहते हुए दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर चुकी थी। 1967 में नाथुला दर्रे में भारतीय फौज ने न सिर्फ चाइनीज आर्मी को बुरी तरह हराया, बल्कि नाथुला दर्रे में ही चाइनीज आर्मी के करीब 400 जवानों को मार गिराया। यह भारतीय फौज की बढ़ती ताकत का ट्रेलर था, जिसे देखकर चाइनीज आर्मी भी हैरान थी। भारतीय फौज के ज्यादातर आधुनिक हथियार मेड इन रशिया थे। इंदिरा गांधी की अगुवाई में जहां भारतीय सेना आधुनिक हथियारों के जरिए अपनी ताकत बढ़ा रही थी, वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की सेना लोकतंत्र को बहुत पहले से ही बूटों तले रौंद रही थी। जनरल अयूब खान के बाद पाकिस्तान की कमान जनरल याहिया खान संभाल रहे थे, जो मुल्क की हर समस्या का समाधान बंदूक के जरिए करना चाहते थे। साल 1971 की शुरुआत के साथ ही भारत और पाकिस्तान की सीमा पर तनाव बढ़ने के संकेत मिलने लगे। पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में हालात तेजी से बिगड़ने लगे थे। वहां से भागकर लोग भारतीय इलाकों में शरण लेने लगे। अपनी सरहद की सुरक्षा और मानवता के लिए भारतीय फौज ने एक ऐसा युद्ध लड़ा जिसका मकसद न तो सीमाओं का विस्तार था और न ही किसी को नीचा दिखाना। भारतीय फौज के शूरवीरों ने ये जंग लड़ी थी इंसानियत की रक्षा के लिए, एक नए मुल्क को जन्म देने के लिए। इंदिरा गांधी के दिमाग में पूर्वी पाकिस्तान की समस्या को हल करने का फॉर्मूला बिल्कुल साफ था, लेकिन आर्मी चीफ सैम उस फॉर्मूले पर तुरंत आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थे। वो जानते थे कि युद्ध जीतने के लिए ठोस रणनीति और मुकम्मल तैयारी की जरूरत पड़ती है। जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने कैबिनेट मीटिंग की थी, बहुत नाराज थी और मुझे पूछा कि कुछ करना पड़े एकदम, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? कहता इस पाकिस्तान के अंदर आप फौज ले जाओ, तो मैं तैयार नहीं। रणनीति के हिसाब से जनरल सैम ने अपनी राय रखी, बगैर इस बात की परवाह किए कि प्रधानमंत्री उनके नाक को किस तरह से लेंगी। भारतीय फौज चुपचाप सही समय का इंतजार और अपनी तैयारी करती रही। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने पश्चिमी सीमा पर अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरा के हवाई अड्डों पर भीषण बमबारी की। Pakistan launched a full-scale war against us. जंग की शुरुआत पाकिस्तान ने की। भारतीय फौज ने उसे 14 दिन में ही खत्म कर दिया। इस जंग में पाकिस्तान न सिर्फ बुरी तरह हारा, बल्कि उसके 2 टुकड़े भी हो गए। पाकिस्तानी आर्मी के 93,000 फौजियों ने ढाका में इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर कर दिया। सबसे बड़ी मिसाल आज की दुनिया में 1971 का युद्ध है, क्योंकि तीनों अंग भारतीय सेनाओं के, सेना, नौसेना और वायुसेना, उनके अंदर जिसे जॉइंटमैनशिप कहा जाता है, उसकी एक मिसाल खड़ी कर। ये चीज जो अब बात की जा रही है थिएटर कमांड्स की, सीडीएस की, उन दिनों में नहीं थी। फिर भी बहुत कम नोटिस के बावजूद तीनों अंगों के बीच में जो एक तरह की सिनर्जी और सिंक्रोनाइजेशन थी, वो एक मिसाल बन गई। 1947 में, 1962 में, 1965 तक हम दूसरे महायुद्ध के टेक्नोलॉजी के हथियार यूज करते रहे, साजो सामान यूज करते रहे, और उसके बाद हमने 71 वॉर में अपने जो स्ट्रैटेजी भी है और हमारे आर्म्स और इक्विपमेंट जो हैं तीनों फौजों के, बहुत उनमें फर्क था जो कि पिछले 2 दशकों में आज़ादी के बाद। तो कहने का मतलब है हमने बहुत हर पहलू में इम्प्रूवमेंट दिखाई, अपनी क्षमता बढ़ाई, कैपेबिलिटी बढ़ाई, और हमारा जो वेपन सिस्टम है उसमें भी आधुनिकरण के
पथ पर हम आगे बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया ने भारत की ताकत का लोहा माना। भारतीय फौज ने शौर्य, संयम और अनुशासन का गजब प्रदर्शन किया। खुद पाकिस्तान के सरेंडर करने वाले फौजी भी इंडियन आर्मी के इस रूप को देखकर हैरान थे। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी फौज के सरेंडर करने वाले 93,000 फौजियों की किस्मत का फैसला अपनी सरकार पर छोड़ दिया। भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए पाकिस्तानी कैदियों को छोड़ने का फैसला लिया। इस फैसले पर सेना पूरी तरह से सरकार के साथ खड़ी रही। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे इंतजाम किए गए हैं जिससे किसी भी जनरल को मनमानी करने की खुली छूट नहीं मिलती है। जनरल सैम के रिटायरमेंट का टाइम आया तो उस दौर में सेना के सबसे सीनियर अफसर थे जनरल PS भगत, लेकिन सरकार ने जनरल भगत की जगह आर्मी चीफ की कुर्सी पर जनरल गोपाल गुरुनाथ बेबूर को बिठाने का फैसला किया। किसी ने भी सरकार के फैसले पर उंगली नहीं उठाई। इसी तरह जनरल SK सिन्हा भी सबसे सीनियर होने के बावजूद आर्मी चीफ की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए। 1998 में वाजपेयी सरकार ने तब के नेवी चीफ एडमिरल विष्णु भागवत को एक झटके में हटा दिया। उन्होंने वाइस एडमिरल हरिंदर सिंह को उप नौसेना प्रमुख बनाए जाने के सरकार के फैसले को मानने से इनकार किया था। वाजपेयी सरकार ने नेवी चीफ को मिनटों में हटाकर सीधा संदेश दे दिया कि लोकतंत्र में असली ताकत किसके पास है। वो साल 1999 का था। बर्फबारी के समय पाकिस्तानी आर्मी के जवान भारतीय इलाकों में घुसपैठ करने में कामयाब रहे। उन्होंने बड़ी साजिश के तहत ऊंची चोटियों पर अपने बंकर बना लिए और मोर्चा संभाल लिया। मकसद था सियाचिन को भारत से काटना। अब भारतीय सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने की। वाजपेयी सरकार का सेना को सख्त निर्देश था कि सरहद पार नहीं करनी है। ऐसे में इंडियन आर्मी और एयरफोर्स को अपनी ही जमीन पर दुश्मनों से जंग लड़नी थी। भारतीय फौज ने 83 दिनों में दुश्मनों से अपनी एक एक इंच जमीन खाली करवा ली। इस जंग में 500 से ज्यादा भारतीय फौज के अफसर और जवान शहीद हुए। मुझे बहुत गर्व है कि हमारी फौजें, उसका मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों देश को एक इस किस्म की हिफाजत करती रही हैं कि देश की अखंडता, इंटेग्रिटी और देश की सिक्योरिटी, सरहदों की को डिफेंड करना, ये कार्य में दुनिया में बहुत प्रसिद्ध फौजें हैं हमारे देश की। और हिंदुस्तान की फौजें एक उभरते हुए विकासशील डेमोक्रेटिक देश की शान है। आप देखेंगे जो पराक्रम हुआ था 2001-2 में, पार्लियामेंट अटैक के बाद 1 साल की मोबिलाइजेशन की थी इंडिया ने पाकिस्तान बॉर्डर पर। उससे जो हमने सीखा वो एक नई स्ट्रैटेजी बनाने में कायम हुआ, जो बोलते हैं कोल्ड स्टार्ट स्ट्रैटेजी जो बनी थी। कारगिल की लड़ाई के बाद एक कारगिल रिव्यू कमेटी बनी थी जिसका एक लेसन था कि CDS बनना चाहिए हमारा। करगिल से घुसपैठियों को खदेड़ने के बाद भारतीय फौज शांत नहीं बैठी। उन कमियों पर गंभीरता से मंथन शुरू किया जिससे सेना की मारक और निगरानी क्षमता को और बढ़ाया जा सके, जिससे दोबारा करगिल जैसे हालात पैदा न हो। तब आर्मी चीफ की कुर्सी पर हुआ करते थे जनरल VP मलिक। कैपेबिलिटीज हैं जो हमारे इक्विपमेंट से या हथियारों से मिलती हैं, उसमें कुछ कमियां हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है। इस वक्त मैं बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा हमको ज़रूरत है फोर्स मल्टीप्लायर्स की, और उसके बीच में हमारी कैपेबिलिटीज़ जो हैं जैसे सर्वेलेंस की है, नाइट विजन, नाइट फाइटिंग, C3I भी जिसमें कम्युनिकेशन आ जाती हैं उनकी भी है, और कुछ ऐसे हथियार हैं जो अभी हमारे पुराने हो गए हैं और उनको नए हथियारों को मिलने की जरूरत है। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को नए नए हथियारों से लैस करने का काम जारी रहा।
तेजी से बदलती चुनौतियों से निपटने के लिए सेना को तैयार करने का काम भी तूफानी रफ्तार से जारी रहा। सेना को अच्छी तरह पता है कि उसे कब और क्या करना है, दुश्मनों को कैसे जवाब देना है। 2016 में उरी में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय फौज ने पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। बालाकोट में तो भारतीय वायुसेना के फाइटर विमान आतंकियों के अड्डे तबाह कर लौट आए। ये नए दौर का भारत है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारता है। लेकिन जान पर खेलकर ऐसे मिशन को अंजाम देने वाले शूरमाओं के बारे में उनकी यूनिट के भी बहुत कम लोग जानते हैं। ये भारतीय फौज के काम करने का तरीका है। हर चुनौती पर हमेशा आपकी वीरता हर चुनौती पर भारी पड़ी है। जल थल नभ तीनों में हमारी सेना दिन रात बाज की तरह दुश्मन पर नजर बनाए हुए है। डोकलाम में चाइनीज आर्मी को पीछे हटने पर मजबूर किया तो गलवान घाटी में अपने प्राणों की आहुति देकर भारतीय फौज के परमवीरों ने चीन की हर साजिश को नाकाम किया। भारतीय फौज युद्ध से लेकर शांति काल तक में अपनी हर भूमिका पूरी शिद्दत से निभाना जानती है। भारतीय सेना का एक और पक्ष पूरी दुनिया को हैरान करता है। भारतीय सेना में सिख, जाट, गढ़वाल, कुमायूं, महार, गोरखा, राजपूत जैसी रेजिमेंट है। अलग अलग धर्म और जाति के लोग सेना में कंधे से कंधा मिलाकर मुल्क की हिफाजत करते हैं। इस तरह हमारी सेना भारत की यूनिटी इन डाइवर्सिटी की सबसे बेहतर मिसाल पेश करती है। अब सवाल उठता है, अगले 25 वर्षों में भारतीय सेना का रंग, रूप और उसकी ताकत कितनी बदल जाएगी? भारतीय फौज विदेशी हथियारों की जगह स्वदेशी हथियारों पर किस हद तक निर्भर हो पाएगी? बदले ग्लोबल ऑर्डर में इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के सामने किस तरह की चुनौतियां होंगी? क्या अगले 25 वर्षों में हम पूरी तरह से हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर हो पाएंगे? भारतीय नौसेना में अग्निवीरों का पहला बैच शामिल हो चुका है। पिछले महीने यानी मार्च में आईएनएस चिल्का पर महिला और पुरुषों का पहला बैच पास आउट हुआ और अब देश की समुद्री सीमा की हिफाजत कर रहा है। इसी तरह आर्मी और एयरफोर्स के लिए भी अग्निवीर तैयार हो रहे हैं। इसका मकसद सेना के तीनों अंगों को और अत्याधुनिक और युवा बनाना है। अग्निवीरों को इस तरह से ट्रेंड किया जा रहा है जिससे वो सरहद की अत्याधुनिक चुनौतियों से आसानी से निपट सके। भारत के पूरब में चीन और पश्चिम में पाकिस्तान से बड़ा खतरा है। ऐसे में इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को हमेशा दोनों मोर्चों पर लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ता है। दुश्मनों से निपटने के लिए फौलादी हौसलों के साथ साथ अत्याधुनिक हथियारों की भी जरूरत पड़ती है। फिलहाल भारतीय सेना के तरकश में 70% हथियार मेड इन रशिया हैं, लेकिन अब सरकार का पूरा जोर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को स्वदेशी हथियारों से लैस करने पर है। अभी तक इंडिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर था। हम सबसे ज़्यादा हथियार इंपोर्ट करते थे बाहर से, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये बदली हो रहा है। एक आत्मनिर्भर भारत का जो कैंपेन चला है कि हमें अपने आधुनिक हथियार ही बनाने चाहिए, अपनी डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को और मजबूत करना चाहिए। और 25 साल के बाद आप देखेंगे कि जो ज़्यादातर हथियार तीनों सर्विस में हैं वो हमारे इंडिया में ही डेवलप किए हुए हथियार हैं। मुझे उम्मीद है कि अगले 2 दशकों में हम दुनिया की सबसे ताकतवर फौजें होंगी और हमारा देश दुनिया के सबसे महान शक्तियों में एक माना जाएगा। आज की तारीख में भारतीय वायुसेना स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस का इस्तेमाल कर रही है, तो नौसेना भी स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर, पनडुब्बी और मिसाइलों से भारत की समुद्री सरहद की निगहबानी कर रही है। इसी तरह थल सेना भी तेजी से स्वदेशी हथियारों को अपना रही है, लेकिन मौजूदा समय में सेना की चुनौतियां तेजी से बदल रही हैं। खतरे का तौर तरीका और प्रवृत्ति तेजी से बदली है।
ऐसे में सेना के तीनों अंगों में तेजी से बदलाव दिखना भी तय है। 2047 तक सेना के तीनों अंगों में बदलाव को देखने की कोशिश करें तो पहला बड़ा बदलाव ये होगा कि हमारी सेना के तीनों अंगों के पास ज्यादातर हथियार स्वदेशी होंगे। दूसरा बदलाव हो सकता है आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का थिएटर कमांड अवतार। मतलब 25 वर्षों में भारतीय सेना का रूप, रंग, तौर तरीका और मारक क्षमता सब कुछ बदलना तय है। फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सब के लिए जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।